नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारी बारी है प्रैक्टिस सेट 3 करने की। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखो, अगर आप प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। 210 अंक पाने वाला एक अभ्यर्थी 21 अंकों से फेल हो गया। अगर कोई व्यक्ति 210 अंक लाया है तो वो 21 अंकों से फेल हो गया, अर्थात अगर वो 21 अंक और ले आता तो वो पास नहीं हो जाता क्या? मतलब कि अगर मैं देखूं तो 210 लाया है, अगर 21 और ले आता तो पास हो जाता। और नंबर कितने आ जाते? 231। कितने आ जाते भाई? 231 अंक हो जाते, 231 अंक हो जाते उसे। तो ठीक है, पूछा गया है परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। देखो, परीक्षा के कुल अंक मतलब 100% का मान पूछता है, क्योंकि परीक्षा में जो भी नंबर होते हैं वो तो अपने आप में 100% होते हैं ना, कुल होते हैं जो। तो इसने क्या बोला? पासिंग परसेंटेज दे रखा है, क्योंकि बोला है पास होने के लिए। इसने बोला है रिक्वायर्ड मार्क 30% है ना, 30%, 33%। तो 33% की वैल्यू दी है इसने कितनी? 231। जैसे आप काटापीटी करोगे 11 तिया 33 है ना, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 3 सते 21, 7 बार। तो 1% का मान कितना आया सर? 1% का मान 7 आया। तो अगर मैं देखूं 100% का मान, क्योंकि उसने बोला है अधिकतम अंक है ना, या कुल अंक। अधिकतम अंक बोले या कुल अंक बोले, जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं पूर्णांक की है ना, टोटल की। तो टोटल कितना है? 700। 1% का मान 7, तो 100% का मान 700। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा? करेक्ट होगा। भाई क्या है? क्लियर हुआ? बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष भाग। देखो, जैसे ये वर्ड यूज हुआ ना शेष, इसका अर्थ क्या है कि जैसे 8 में से अगर एक भाग काला है ना, 8 में से अगर एक भाग काला है तो बचा, शेष को ही तो बचा बोलते हैं। तो शेष भाग ये है, शेष भाग ये क्या है? ये शेष है। ठीक है, अगर 1/8 भाग काला है तो शेष बचा है। शेष का आधा मतलब बचे हुए का भी आधा भाग पीला है। अगर बचे हुए का आधा भाग, ये जो शेष है ना, इसका का मतलब क्या होता है? गुणा। इसका आधा भाग काला है, ठीक है। और आगे क्या बोला उसने? और पेंसिल का शेष हिस्सा नीला है। अब देखो, यहां तक जब बात हुई थी तो यहाँ पे बोल रहा था 1/8 भाग, यहाँ पे बात हुई तो आधा भाग, बट यहाँ पे उसने सीधा बोला है 3 सही 1/2 सेंटीमीटर भाग। तो ये तो रियल वैल्यू है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, जबकि ये पार्ट है उसके फ्रैक्शन है। ये 1/2 है, ये 1/8 है, तो ये तो फ्रैक्शन है। बट यहाँ पे रियल वैल्यू है, बोल रहा है 3 1/2। ठीक है, मतलब कि अगर मैं देखूं इसे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 सेंटीमीटर। ये जो 7/2 सेंटीमीटर भाग है ना, ये नीला है। तो देखो हुआ क्या है, 1/8 पूरी पेंसिल अगर 8 है तो उसमें से एक भाग जो है काला है, तो बचा भाग कितना? 7 भाग बचा, वही तो शेष हुआ। फिर बोल रहा है शेष का मतलब जो बचे हुए का, इसका आधा भाग पीला है। अगर इसका आधा भाग पीला हुआ तो बचा कितना? आधा भाग। भाई सीधी बात है ना, अगर आधा भाग पीला होगा तो बचा कितना भाग? आधा भाग। और वो जो बचा हुआ भाग है ना, उसी को बोला शेष हिस्सा। जो शेष हिस्सा बचा है वो बचा है कितना? 3 सही 1/2। तो आप देखो, मान लो के थी पेंसिल की लंबाई, उसका 1/8 भाग काला हो गया, तो बचा भाग है 1/8, और बचे हुए का आधा भाग पीला है, तो बचा कितना भाग? फिर से आधा भाग बचा। और बोल रहा है कि जो बचा हुआ हिस्सा है ना, अब वो है 7/2 या 3 सही 1/2। बस 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो के का मान कितना आ जाएगा? ये 8 उधर चला जाएगा, के का मान आ जाएगा 2। उसने क्या पूछा है? कुल लंबाई ज्ञात करो पेंसिल की, और कुल लंबाई कितनी है? 8। तो बस के का मान क्या मिल जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा? करेक्ट होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? बढ़िया है। आगे ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो क्या बोला है, निखिल को 4 क्विज के बाद गणित में 95 अंक मिले, फिर अगली गणित क्विज में 0 अंक मिले। ठीक है, नया औसत अंक ज्ञात करो। भाई देखो, निखिल क्या है, उसका बोला है कि निखिल हैज अ मीन। भाई मीन स्कोर जो है ना, इसका अर्थ होता है औसत। ठीक है, के बाद औसत अंक है ना, के बाद औसत अंक। कितने अंक? औसत अंक।
95 औसत अंक है। देखो 95 औसत अंक इंग्लिश में दिया हुआ है, निखिल हैज अ मीन स्कोर ऑफ 95। उसने बोला है कि 95 का उसने औसत स्कोर प्राप्त किया। इस औसत का अर्थ क्या होता है सर? औसत का अर्थ ही होता है हर एक। औसत का अर्थ ही क्या होता है? हर एक, कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक बार उसने 95 प्राप्त किए। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार किया? 4 बार। देखो 4 बार उसने 95 औसत अंक प्राप्त किए, और जो औसत होता है ना उसका अर्थ ही होता है हर एक, मतलब हर एक बार उसने 95 अंक प्राप्त किए। तो बस चारों बार अगर आप करोगे तो 4 का गुना करोगे, क्योंकि कुल योग निकालना पड़ेगा ना, कुल योग। ठीक है, यहां पे आप क्या निकाल दोगे? टोटल कुल योग। कुल योग, जैसे आप कुल योग निकालोगे तो आप 4 का गुणा करोगे, 4 9 36 और 4 5 20, 390 आ जाएगा, सॉरी 380 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुल योग आ गया है सर। अब पूछा क्या है उसने कि अगर नए जो अगली पारी है, अगली गणित की क्विज है, उसमें उसने 0 अंक मिले, भाई 0 अंक मिले, तो आप बताओ सर 380 तो थे जब 4 क्विज खेली, अगली पारी में 0 अंक मिल गए, तो टोटल पारियां कितनी हो गई, या टोटल क्विज कितनी हो गई? 5। टोटल क्विज कितनी हो गई? 5 हो गई ना। तो बस 380 में 5 का भाग लगा दो, 380 में 5 का भाग लगा दो, क्योंकि कुल योग बटे कुल संख्या ही होता है औसत। तो 76। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या भाई इतना क्लियर हो पाया है? बढ़िया है आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट लैंड 1/3 पार्ट ऑफ लेंथ। देखो इसने बोला है ब्रेड्थ। क्या बोला है? ब्रेड्थ मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई है लंबाई का 1/3 है। ठीक है, इफ द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ प्लॉट। मतलब प्लॉट की लंबाई इसने पूछी है, और दिया क्या क्या है कि जो चौड़ाई है ना, भूखंड की चौड़ाई लंबाई का 1/3 है। मतलब जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि ये आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड होता है ना, तो आयत की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो अगर मान लो ये वाला हिस्सा ए हुआ, तो ये सामने वाला भी ए हुआ, तो लंबाई का 1/3, मतलब कि अगर लंबाई में 3 का भाग लगा दो तो उसने बोला है उसकी चौड़ाई है। वो क्या है? उसकी चौड़ाई। तो बस लंबाई में 3 का भाग लगा दो, ये लंबाई थी, तो ये क्या आ गई? उसकी चौड़ाई। ये क्या आ गई? उसकी चौड़ाई। बस आगे क्या हुआ है? यदि भूखंड का परिमाप, परिमाप क्या होता है? देखो परिमाप होता है आसपास वाली बाउंड्री, इसको 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 और इसको जोड़ दो, यही होता है परिमाप। तो बस परिमाप कितना? ए कितनी बार? 2 बार, 2a प्लस a/3 कितनी बार? 2 बार a/3। ठीक है, 2 बार a/3, यही होता है परिमाप। तो आप देखो ये कितना है? 240। ठीक है, बस यहाँ पे से सोल्व कर लो। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8a/3 बराबर पे कितना है? 2 पे 4 24। 8 से काट दो, 8 3 24। जैसे ही आप a का मान निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? a की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 90। कितना आ जाएगा? 3 3 9 90। तो a क्या है? उसकी लंबाई। तो लंबाई का मान कितना मिल गया? 90। इसने वही बोला था कि भूखंड की लंबाई ज्ञात करो, तो भूखंड की लंबाई का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, अगर इतना क्लियर हो गया है तो। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष फिक्स 48 पोल्स इन ऑर्डर टू फेंस अ स्क्वायर। स्क्वायर फेंस मतलब स्क्वायर बनाने के लिए उसने क्या किया? 48 पोल्स है उसकी। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, 2 खंभों के जो बीच की दूरी है वो है 5 मीटर, 5 मीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो एक बात तो है कि अगर स्क्वायर का एरिया है, वर्ग का अगर क्षेत्रफल है, तो वो होता है भुजा का 2 बार गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर जो होता है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर भुजा का स्क्वायर है तो जो भी मेरा आंसर होगा वो स्क्वायर में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा स्क्वायर में आएगा, किसी न किसी संख्या का वो क्या होगा? वर्ग होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने की, बाड़ या फेंसिंग होती है जो आसपास वाली बाउंड्री, उसको बोलते हैं। मनीष 48 खंबे गाड़ता है, यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने क्या बोला? अगर वर्ग का क्षेत्रफल है तो वो भुजा का वर्ग पक्का होगा। क्या यह वर्ग हो सकता है 3500? क्या 4000 वर्ग है? क्या 3200 वर्ग है? 3600 वर्ग है? तो यही मेरा क्या होगा? आंसर। बट इसका देखो भाई बेसिक जानना भी जरूरी है। आप देखो इधर ध्यान से,
देखो सर ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसने 48 खंबे गाड़े। अगर 48 खंबे गाड़े तो 4 खंबे तो कॉर्नर पे गाड़े, 4 खंबे जो है वो तो कॉर्नर पे गाड़े। तो अगर 4 खंबे कॉर्नर पे गाड़ दिए तो 48 में से 4 घटा दिए तो बचे कितने, 44। अब 44 में चारों भुजाएं बराबर होती है तो 11 यहाँ गाड़ेगा, 11 यहाँ गाड़ेगा, 11 यहाँ गाड़ेगा और 11 यहाँ गाड़ेगा। आपको एक बात जानना जरूरी है कि दो खंभों के जो बीच की दूरी है ना वो 5 है। तो आप खुद बताओ 3 खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी टोटल? सर 2 खंभों के बीच की दूरी में 2 खंभों के बीच 1 बार 5 है, 3 खंभों के बीच 2 बार 5 है, 4 खंभों के बीच 3 बार 5 होगा, मतलब 3 5 15 होगा। तो 20 खंभों के बीच क्या 19 बार 5 नहीं होगा क्या? तो आप खुद बताओ, अगर मुझे इस भुजा की लंबाई निकालनी है तो 11 खंभे तो ये है और 2 खंभे ये भी तो है, तो टोटल 13 खंभे है। तो क्या 13 खंभों के बीच 12 बार 5 नहीं होगा क्या? क्योंकि 2 खंभों के बीच 1 बार दूरी है, 3 खंभों के बीच 2 बार दूरी है, तो 13 खंभों के बीच 12 बार दूरी नहीं होगी क्या? और 12 बार दूरी होगी तो 12 बार कौन होगा, 5, क्योंकि 2 खंभों के बीच 1 बार 5 है, तो बस 12 खंभों के बीच, ठीक है, कितनी बार भाई, 13 खंभों के बीच 12 बार 5 होगा, तो 12 पंजे 60। टोटल जो लंबाई आई इसकी कितनी आई, 60। जैसे इसकी लंबाई 60 आ गई तो भुजा का अगर वर्ग करूंगा तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो भुजा कितनी आई, 60। इस 60 का आप वर्ग कर दो, 60 का अगर आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 3600। यही 3600 क्या होगा हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, है ना? 3600 मेरा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ जाए आगे, देखो इसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे अच्छे से, फिर बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, एक राशि उधार ली गई, जो भी है, एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। देखो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, A sum of money lent at simple interest amounts to, इसका amounts to, भाई इसने बोल दिया amounts to, मतलब कि ये मिश्र धन है, इतनी हो जाती है ना? फिर बोल रहा है after 2 year and to 1020 after further period of 5 year। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अगले 5 साल में बढ़कर, जैसे मान लो बोलूं कि 2 साल में तो राशि बढ़ के कितनी हो गई, 2 साल में हो गई 720। फिर जब वो बोल रहा है ना अगले 5 साल, उसने ये नहीं बोला 5 साल में बढ़ के इतनी हो गई, उसने बोला अगले 5 साल। तो 2 साल में अगले 5 साल जोड़ोगे तो क्या 7 साल नहीं हो जाएगा क्या? 2 साल में अगर आपने अगले 5 साल जोड़ दिए तो क्या टोटल 7 साल नहीं हो जाएंगे क्या? तो 2 साल में राशि हो गई 720 और 7 साल में हो गई 1020। कितनी हो गई भाई, 1020। तो बस यहां से यहां तक आने में 5 साल लगे। और जो ब्याज होता है, ब्याज साधारण ब्याज, वो हर साल समान मिलता है। अगर 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है तो 2 साल में 2 रुपया मिलेगा, इस प्रकार से। तो अगर आप यहां से यहां तक की गैप देखो तो वो है 300 की, कितने 300 की। और ये 300 रुपए कितने साल में मिले सर? ये 300 रुपए मिले 5 साल में। तो जरा आप बताओ 1 साल में कितना मिल रहा है सर? 1 साल में मिल पा रहा है 60 रुपए, 5 6 30। 1 साल में 60 रुपए मिल पा रहे हैं, 1 साल में कितने रुपए मिल रहा है? 60 रुपए। बट आप खुद बताओ, हमें तो धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि मतलब क्या? मूलधन। देखो मूलधन क्या होता है, अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा दिया जाए तो मूलधन मिलता है। जैसे ये 2 साल का मिश्र धन है, अमाउंट है ना, 2 साल का मिश्र धन है तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। या अगर 7 साल का मिश्र धन है तो यहाँ पे 7 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करो, हमें क्या राशि निकालनी है, तो सर इस 720 में से, जो कि 720 2 साल का मिश्र धन है, तो 2 साल का ब्याज घटा दो। अगर 1 साल का ब्याज 60 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 120। वो 120 आप घटा दो, 120 आप घटा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 600 रुपए। कितना आ जाएगा ये? 600 रुपए आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 600 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा? करेक्ट होगा। 600 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। इसकी जो रेट निकालो आप, दर, और वो कमेंट में इसका आंसर करोगे भाई, है ना। इसका दर निकालो, है ना, दर निकालो और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के से एक दी गई संख्या को 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया। इसके बजाय उसने 5/11 से भाग कर दिया,
ठीक है, परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। मतलब देखो हुआ क्या है, अब जो आंसर आया है ना वो ज्यादा आया, 192 ज्यादा आया। किससे भाई? जो पहले आना था उससे। तो उसने बोला था भाई, बोला था उससे कि 5/11 से मल्टीप्लीकेशन कर दे। मान लो कोई नंबर है, मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया k एक नंबर है, उसमें उससे बोला कि 5/11 से मल्टीप्लीकेशन कर दे, गुणा कर दे, बट उसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 5/11 से। अगर 5/11 से डिवाइड कर दिया तो उसने बोला कि अब जो फर्क आया इसके बजाय उसने 5/11 से विभाजित कर दिया, तो परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। भाई हमेशा बात ध्यान रखना, भाग का अर्थ होता है उल्टा करके गुणा करना। तो जैसे आप बोलोगे इसे 5/11, ठीक है, और यहाँ पे बोलोगे कितना? 11/5 के, क्योंकि भाग का अर्थ होता है उल्टा करना। 5/11 से भाग लगाना है ना, तो 5/11 का उल्टा 11/5। ठीक है, बस याद है उत्तर। इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना है ना, इन दोनों का जो अंतर है आप अगर देखो तो 11 × 11 121 और 50 25। इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को घटाओ और 11 पंजे नीचे 55। तो इन दोनों को अगर आप घटाओगे ना तो बोल रहा है कितना आएगा? 192 अधिक आएगा। तो मतलब ये वाला हिस्सा अधिक है, कितना अधिक है? इससे अधिक है 192। तो बस 121 में से 25 घटा दो, 121 में से 25 घटाओ, कितना आएगा? 96/55। 96/55 के बराबर पे 192। जैसे आप कैलकुलेट करोगे कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। बस 55 दूनी 110 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है भाई? है ना? बढ़े आगे, नहीं बढ़िया आगे। देखो भाई आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क, है ना, जिसकी लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। मतलब हुआ क्या है, देखो इसे हिंदी में देख लेते हैं। 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा, देखो ये जो चाप या आर्क होता क्या है? मान लो मैंने एक ये वृत्त बनाया भाई, पहली बार, काफी अच्छा बनाया ये, है ना। मान लो एक वृत्त है, तो ये इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो आर्क है ना, ये आर्क, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 22। भाई इसके आर्क की जो लेंथ है ना वो कितनी है? 22। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है? अब देखो आगे हुआ क्या। उसने बोला कि ये जो आर्क है ना इसकी लेंथ दे रखी, तो ये आर्क जो है, अगर आप देखो कि ये वाला जो चाप है ये परिधि का ही तो हिस्सा, ये जो 2πr टोटल परिधि होती है 2πr, तो इसका कुछ हिस्सा है ना, कुछ भाग, देखो पूरा जो कोण होता है ना पूरे वृत्त का वो होता है 360 डिग्री। तो 360 में से ही तो कुछ हिस्सा होगा ना ये वाला आर्क, 360 में से तो कुछ हिस्सा होगा ना। कितना हिस्सा है सर? थीटा मान लो, थीटा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तो 360 में से थीटा हिस्सा है ये आर्क, और जिसकी लेंथ कितनी दी है? 22। ठीक है, तो ये पता लग जाएगा क्या? आर्क। बस अगर आप देखो तो थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू में आर दी है उसने 100। भाई रेडियस कितनी दी है? 100 दी हुई है, बराबर पे आर्क की लेंथ कितनी है? 22। जैसे आप 22 से 22 कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे अगर आप काटो तो यहाँ से आप काट सकते हो भाई, 4 से काट दो इसे, ठीक है, 4 9 में 36, ये 0। फिर इसे 4 से काटो कितनी बार? 25 बार। 5 से काट दो 50 25, 5 से काट दो इसे 18 बार, ठीक है। फिर 2 से काट दो आप, 2 9 में 18। तो मिला क्या सर? थीटा बराबर मिलेगा 9 7 63, ये 9 × 7 63, तो 63 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे की संख्या उधर जाके ऊपर हो जाती है, और बटे में क्या आ जाएगा? 5। यही क्या है हमारा आंसर। बट उसने बोला है कि थीटा में बताना, भाई ये एंगल डिग्री में बताना है आपको, क्या में बताना है? डिग्री में। 5 से काट दो, 5 से काटोगे कितनी बार? 12 सही 3/5 बार, ठीक है ना। 5 × 5 5 दूनी 10, बचा 3/5। सर ये तो डिग्री में आ गया, बट ये तो अभी फ्रैक्शन में है, तो इसको वापस से बदल दो मिनट में, ठीक है। तो इसमें काय का गुणा कर दो? 60 का इंटू कर दो। 3/5 में 60 का अगर आप इंटू कर दोगे तो कितनी बार? 12 बार कटेगा, 12 तिया 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भाई इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना। आर्क की लेंथ पूछिए, ठीक है, आर्क की लेंथ दी हुई है। बढ़िया आगे देखो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है
An aeroplane flies along the side of an equilateral triangle. Equilateral triangle जिसकी सारी साइड इक्वल होती है. At the speed of 300, 100, 200 और 240, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. द एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेन व्हाइल फ्लाइंग अराउंड द ट्राइंगल. एवरेज स्पीड पूछी है, औसत चाल. ये औसत चाल क्या होती है भाई? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय. क्या होती है भाई? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय. कुल दूरी बटे कुल समय. कुल दूरी बटे कुल समय. देखो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई कार हो, बस हो, अगर वो समान दूरी तय करे, जब भी वो समान दूरी, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी भुजाएं बराबर होती है ना. समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो. अगर भुजाएं बराबर है, या मैं बोल दूं समबाहु त्रिभुज है या वर्ग है, इनकी भुजाएं क्या होती है? वर्ग स्क्वायर, इनकी भुजाएं बराबर होती है. तो बस यहाँ पे मैं है ना एलसीएम लेके भी एवरेज वाला क्वेश्चन कर सकता हूँ. जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में उसे लगे भाई कितनी चाल से? 300 चाल से. यहाँ पे 200 की चाल से और यहाँ पे 240 की चाल से. तो अगर आप देखो तो यहां से यहां तक आने में भी सेम काम किया गया, यहां से यहां तक आने में भी सेम काम किया गया, यहां से यहां तक आने में भी समान कार्य किया गया, वही कार्य. तो वही टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट है. जब भी कार्य समान हो तो हम एलसीएम लेके कुल कार्य नहीं निकाल सकते क्या? तो अगर आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे देखोगे तो ये कितनी है? 240. जैसे आप इनका एलसीएम लोगे, अगर एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1200. एलसीएम कितना आ जाएगा? 1200. इसका एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे ये दूरी आ गई, आप भाग लगा दो चाल से. ये चाल है, ये दूरी है. जैसे आप चाल से भाग लगाओगे, 4 बार जाएगा यहाँ पे, ये 2 बार, ये 6 बार जाएगा. और यहाँ पे अगर आप भाग लगाओगे तो 12 दूनी 24. ठीक है भाई, ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा. यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार. सर अगर दूरी में चाल से भाग लगाते तो क्या मिलता है? समय मिलता है. तो आपको पता लग जाना चाहिए भाई कुल दूरी बटे कुल समय. कुल दूरी बटे कुल समय. क्या कुल दूरी केवल 1200 है? भाई उसने तो 3 हिस्से कवर किए ना. 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा. तो यहाँ पे कार्य कितने किए उसने? 3 कार्य किए. 3 कार्य. तो 1200 एक बार नहीं होगा, 3 बार 1200 होगा. कितनी बार होगा? 3 बार. अगर वर्ग होता ना यहाँ पे स्क्वायर जिसकी सारी साइड बराबर होती, तो यहाँ पे 4 बार 12 होता. कितनी बार होता? 4 बार. ऐसे ही अगर पंचभुज होता, षडभुज होता, पेंटागन, हेक्सागन, तो वहां पे भी ऐसे ही होता है ना, 5 बार 6 बार. तो बस देखो 3 बार है 1200, 3 बार है 1200. अपॉन में आप क्या करोगे? समय, कुल समय. तो कुल समय कितना है भाई? कुल समय 6 4 10 5 15. बस काट दो इसे. 15 8 120, 80 बार 8 या 24, 240 इसका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा. भाई इसे नोट कर लोगे आप. अच्छा कंसेप्ट है ये. बढ़िया है क्या? आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं. ठीक है, वहां उनके लिए 20 दिनों के खाद्य सामग्री उपलब्ध है. यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो उपलब्ध खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? मतलब देखो बोला क्या गया है यहाँ पे कि 100 विद्यार्थी है. ठीक है, छात्रावास में कितने विद्यार्थी है? 100 विद्यार्थी है. उनके लिए 20 दिन तक भोजन चल सकता है. तो आप खुद बताओ, 20 दिन तक अगर उनके लिए भोजन चल सकता है, एक विद्यार्थी, मान लो 100 विद्यार्थी है, उनके लिए 20 दिन तक भोजन चल सकता है, तो इतना भोजन हुआ कुल. क्योंकि मान लो 100 विद्यार्थी, हर एक की क्षमता एक है कैपेसिटी खाने की, तो 20 दिन तक इतना खाना खा पाएंगे. अब आगे बोला है कि यदि छात्रावास में 25 विद्यार्थी आ जाते हैं, मतलब पहले 100 थे, 25 और आ गए तो कितने हो गए? 125. तो उपलब्ध खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? मतलब जो खाना था वही अब खाना, 25 और लोग आ गए तो 125 लोगों को खाना है. कितने दिनों के लिए? डी दिनों के लिए. भाई जो भोजन था वही अब 125 दिन, 125 व्यक्ति खाएंगे, क्योंकि 25 और आ गए. काटा पीटी कर सकते हो. 25 पंज 125, 25 चुक 100, 5 से काट दो आप, 5 चुक 20. ठीक है, तो 4 चुक 16. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 चुक 16. ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर होगा. भाई ये ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये समझ में आया होगा आपको. बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? आर द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन. देखो क्या है नंबर, क्या है संख्याएं समानुपात में है. देखो समानुपात का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लो मैं बोलूं 20/3,
20/30, या फिर मैंने बोल दिया मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया 2/3, क्या है समानुपात में है। तो देखो अगर मान लो इनको काटने पे जो अनुपात समान बन रहा है, जैसे 3:2:3, ये भी 2:3, तो ये समानुपात में है बिल्कुल। देखो जैसे कि जब भी अनुपात, दोनों का अनुपात समान हो जाए तो वो समानुपात में होती है। जैसे 30 बटे क्या लिखोगे आप 40 लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 45/60। बस क्या ये संख्या है समानुपात में है। तो देखो आप 15 × 45, 15 × 60, 0 से 0 कैंसिल, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। हाँ सर ये संख्या है समानुपात में है ना। यस दे आर इन प्रोपोर्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या बढ़ा जाए आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा भाई, है ना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये भी। बढ़ते भाई आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर/घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। देखो दूरी पूछी है उसने, दूरी पूछी हुई है सेंटीमीटर में, दूरी क्या पूछी हुई है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो 20 मिनट है। पहली बात तो अगर आप देखो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप देखोगे स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर/घंटा, यहाँ पे स्पीड है 75 किलोमीटर/घंटा और यहाँ पे जो टाइम है वो है 20 मिनट। हमेशा बात ध्यान रखना भाई, हमेशा बात ध्यान रखना, ये अगर किलोमीटर/आवर में है तो ये टाइम मिनट में नहीं होगा, इसे भी आप आवर में बदल दो। 20 से कम 20, 20 × 60, और जैसे ही आप 3 का भाग लगाओगे 3 दूनी 6, 3 × 5 15, तो ये कितना आया 25 किलोमीटर। कितना आया 25 किलोमीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में दे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, ऑप्शन है ना सेंटीमीटर में नहीं है किलोमीटर में, है ना, इनको चेंज कर लेना भाई आप, है ना, ये काय में है किलोमीटर में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दो आसन्न कोण मिलकर 100 का एक कोण बनाते हैं, बड़ा कोण छोटे कोण का 5 गुना है, बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 डिग्री कम है, तो बड़े कोण की माप बताओ। टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म एन एंगल ऑफ 100, मतलब दोनों मिलकर 100 का बनाते हैं। द लार्जर एंगल इज 20 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉल एंगल। देखो अगर मान लो मैंने बोल दिया कि छोटा एंगल का नाम के है, ये छोटा है भाई, ये छोटा एंगल का नाम मैंने रख दिया के है, तो जो बड़ा एंगल है ना वो इसके 5 गुने से 20 डिग्री कम है। जो बड़ा एंगल है वो इसके 5 गुने से 20 डिग्री कम है। और दोनों का अगर योग देखूं तो दोनों का अगर आप जोड़ोगे, दोनों का अगर आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा 6k माइनस का 20, और जो जोड़ने पे जो आया वही उसका मान दिया है कि दोनों का योग कितना है 20 है। बस कुछ भी नहीं करना, ये बेस उधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बस 6 के बराबर पे कितना आ जाएगा 120। जैसे 6 के बराबर 120 आया, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 20। तो के बराबर कितना आया 20। जैसे के बराबर 20 आया, उसने पूछा है बड़े एंगल की माप। अगर बड़े कोण की माप पूछिए तो बड़ा कोण तो यही है ना, बड़े कोण की माप सर 5 गुना, किसका 5 गुना, के का, और के का मान है 20, 20 पंजे 100 में से 20 घटा दो 80। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको, क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या है। देखो वर्ग का जो विकर्ण होता है डायगोनल, वो क्या होता है, मान लो ये एक स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल होता है ना वो होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू में साइड, यही होता है, ठीक है। तो आपको बताओ ये जो वर्ग का जो विकर्ण है इसका मान दिया हुआ है, वर्ग का जो विकर्ण है ना इसका मान प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है 20। कितना है भाई इसका मान 20 सेंटीमीटर। तो बस आप भुजा निकाल सकते हो भाई, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, है ना, 4a, 4 गुना भुजा होता है। तो बस पहले अगर आप क्या करोगे, √2 है यहाँ पे, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, √2 इंटू 10, क्योंकि आप खुद बताओ भाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2। तो मैंने क्या किया यहाँ पे
20 को तोड़ा 10 दूनी 20, तो 10 तो ऐसा कैसे लिख दिया, जो 2 है 2 उसको √2 इंटू √2 लिख दिया, तो √2 से √2 कैंसिल, तो भुजा का मान कितना आ गया भाई, भुजा का मान आ गया √2 10√2 क्या आ गया 10√2। उसने परिमाप पूछा तो जो परिमाप होगा वो 4 गुना होगा भाई, 4 इंटू क्या हो जाएगा भुजा, तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा तो 10√2 40 हो जाएगा, तो 40√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है 40√2 भाई, यहाँ पे 40√2 मीटर में है, यहाँ पे 40√2 सेंटीमीटर में है, हमारा ये जो लंबाई दी थी सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने जो लंबाई दी थी वो काय में दी थी, उसने दी थी सेंटीमीटर में। ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दो सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 638 है, यदि एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो आप ध्यान समझो, दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, मान लो एक संख्या उसने दी है तो 29 है, और दूसरी संख्या मैंने मान ली k है। अगर आप इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 29 के, इनका एलसीएम कितना आएगा 29 के, यही आएगा एलसीएम, और इसी का मान बोल रखा है 638। ठीक है 29 के का मान प्रश्न में बोल रखा है 638। जैसे ही आप काटापीटी करोगे तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, के का मान कितना आ जाएगा 22। तो बस आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है बढ़िया भाई आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्का पिंडों के द्रव्यमान 23.5, 15 किलो, 20 किलो, 22 किलो और 16 किलो है। इन आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किसका मान 19.3 kg है? ठीक है, द मास ऑफ 5 meteorites फाउंड ऑन द अर्थ 23.5, 15, 20, 22 एंड 16 kg। बोल रहा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स 19.3, मतलब किसकी माप है ये 19.3, किसकी माप है? देखो अगर आप जाओ कि ये माध्य भाई, ये क्या है माध्य, ये है बहुलक। देखो बहुलक वह आकृति होती है जो बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, वो होती है बहुलक। क्या 19.3 यहाँ पे आया हुआ है? क्या 19.3 रिपीट हुआ है जिसका मान ये बोल रखा है ये है? नहीं नहीं सर 19.3 आया ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ये है माध्य विचलन, पहले माध्य निकालना पड़ता है फिर माध्य विचलन निकालना पड़ता है भाई, माध्य विचलन। ठीक है फिर क्या है माध्यिका, ये क्या है माध्यिका। देखो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है कि पहले इनको एसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, बढ़ते क्रम में जमाओ, और फिर जो बीच में संख्या है वही आंसर होगी। तो इसने बोला कि निम्नलिखित में से किसका मान 19.3 है? क्या माध्यिका है क्या 19.3? सर अगर माध्यिका होती 19.3 तो यहाँ पे 19.3 आता तो सही, क्योंकि बढ़ते क्रम में जमा है और जो बीच का है वही आंसर होता। तो आप खुद बताओ क्या 19.3 आ रहा? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। अब मैं चेक कर लेता हूँ माध्य। माध्य का मतलब ही भाई औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कुल योग 23.5, 15 kg, 20 kg, 22 kg और 16 kg। कुल योग बटे में क्या करोगे आप? कुल संख्या। बस इनको जोड़ देना भाई और कुछ भी नहीं करना। ठीक है 2 और 1 3, 2 5, 2 7 और 1 8, 8। ठीक है 8 9 3, तो 9 6.5। ठीक है कितना आ जाएगा? अगर आप यहाँ पे भाग लगाओगे 5 से, तो 5 से आप भाग लगा सकते हो भाई, 5 कम 5, 5 9 45 और 5 3 15। बिल्कुल ये माध्य है भाई, ये माध्य। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है माध्य है। ठीक है बढ़िया भाई आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 का योग है 27, अगली 3 संख्याओं का जो योग है वो ज्ञात करना है। देखो 6 अगर क्रमागत संख्या है लगातार है तो वो इस प्रकार होगी कि मान लो ये x है तो अगली वाली x+1 होगी, अगली वाली x+2 होगी, अगली वाली x+3, x+4 और x+5 हो गई 6 संख्या। तो जो बोला है उसने पहली 3 का योग, सर पहली 3 का अगर योग करूंगा ना, जोड़ करूंगा,
तो वो 3x + 3 आएगा इनका जोड़, और इसका मान दिया उसने 27, तो बस 3 उधर ले जाके घटा दो और 3 का भाग लगा दो। जैसे ही 27 में से 3 घटाओगे 24 आ जाएगा, 3 8 24, x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ जाएगा। उसने बोली है अगली का योग, अगली 3 का योग, तो अगर अगली 3 का योग निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई 3x, ठीक है, 3x + 5 4 9 और 3 12, तो बस x का मान हमें पता है, x का मान सर 8 है, जिसे हमें पता है x का मान 8 है, तो 8 8 24, 24 और 12 को जोड़ो कितना आ जाएगा 36, 36 मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा भाई। बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, if investment of 1000 amounts to 1440 in 2 year when compounded annually, then what rate of देखो रेट पूछी उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होती है ना वो एनुअली होती है, वार्षिक काउंट होती है, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर 1 साल की बात हुई तो 1 बार गुणा हुआ होगा, 2 साल की बात हुई तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई 1000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1440 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो मैंने 1000 रुपए जमा किया, वो हो गया 1440 रुपए, ठीक है। कितने साल में? 2 साल में। सर जब 2 साल की बात हुई तो पक्की बात है गुणा कितनी बार हुआ होगा? 2 बार गुणा हुआ होगा। कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा, 2 बार गुणा, ठीक है, 2 बार गुणा। देखो अगर आप देखो तो 2 बार गुणा यहाँ पे हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है, तो आप खुद बताओ, 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूं मैं। यहाँ पे ये है 10 की घात 2, बिल्कुल 2 बार गुणा हुआ है। फिर ये है 12 की घात 2, ये 10 की पावर 2, ये 12 की घात 2, बिल्कुल 2 बार गुणा हुआ है। बट वार्षिक काउंट होती है भाई, 10 से राशि 12 हो गई, कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया। 10 से राशि 12 हो गई तो 10 के ऊपर 2 की वृद्धि हो गई, इंटू में 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 20% मेरा सही आंसर। भाई मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? 20% विल बी द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या इतना क्लियर हो पाया है? बड़े आगे जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, समकोण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। अगर आप देखो तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, पहली बात तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समद्विबाहु मतलब दोनों भुजाएं बराबर है, अगर ये भुजा ए तो ये भुजा भी क्या होगी? ए। इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू क्या आता है? ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो जैसे ही आप देखोगे 1/2 आधार कितना? सर आधार ए है और ऊंचाई भी कितनी? वो भी ए है। ये क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल का मान प्रश्न में कितना दिया? 81। जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर पे ये 2 का उधर गुणा हो जाएगा तो 81 इंटू 2 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। अगर आप इसका कर्ण निकालोगे तो जो कर्ण होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस भाई कर्ण जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? देखो जैसे मान लो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √2a। कितना आ जाएगा? √2a। तो हमें a का मान निकालना है, a का मान जैसे निकलेगा यहाँ पे √2 का गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। जैसे आप a का मान निकालोगे तो a का मान आ जाएगा 9√2, 9√2। तो बस इसमें मान रख दो, आंसर आ गया भाई। √2 इंटू में a का मान कितना आया? 9√2। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है भाई? है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना समझ में आया है आपको? बढ़िया है आगे, ठीक है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो आज है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक समांतर चतुर्भुज है ना, ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम जिसका क्षेत्रफल एरिया दिया है 100। यदि समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज
कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई का योग ज्ञात करो। तो भाई समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं, नीचे वाली और ऊपर वाली, ये दोनों आपस में समांतर होती है और इनके जो बीच की दूरी होती है यही इसकी ऊंचाई होती है। इनके जो बीच की दूरी पूछे यही क्या होती है? ऊंचाई। इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं की भुजाओं के योग इंटू में ऊंचाई बराबर पे। अगर आप देखो तो बराबर पे मिलता क्या है? ये क्षेत्रफल होता है, यही क्षेत्रफल का क्या है? सूत्र। 1/2 तो 1/2 ऐसा कैसे? दोनों भुजाओं का योग, तो दोनों भुजाओं का योग जो कि पूछा है क्वेश्चन में, इंटू ऊंचाई। ये भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है ना, यही ऊंचाई होती है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ही ऊंचाई है और इसका मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। बराबर पे क्षेत्रफल कितना दिया है? तो क्षेत्रफल बोला है क्वेश्चन में 100। क्षेत्रफल बोला है क्वेश्चन में 100, काटापीटी कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूनी 20, तो दोनों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 20। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, एडवांस मैथ्स का। इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, बढ़िया आगे क्वेश्चन है, अ chord of a circle radius 28 subtended angle of 90 degree at the center of the circle, the area of the minor segment, area of the minor segment पूछा है उसने। बिल्कुल एक बार और बता देता हूं भाई क्या हुआ क्या है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त की, उसकी जीवा वृत्त के केंद्र पर। भाई जीवा क्या होती है? मान लो ये एक वृत्त है, तो यहां से मान लो अगर मैंने ये लाइन खींच दी तो ये क्या होगी? इसकी जीवा। ठीक है, अगर मान लो यहां से लेकर आप यहां तक लाइन खींच दोगे, वो भी क्या होगी? जीवा। ठीक है, ये जीवा होती है भाई। ठीक है, तो जीवा के द्वारा जो केंद्र पर है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। जीवा के द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। इसको थोड़ा बड़ा बना देते भाई, फोटो बड़ा बना देते भाई, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये एक सर्कल है, लग तो नहीं रहा। अब सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है भाई। यहां पे केंद्र पे जो जीवा है ना, एक जीवा ये कोण बना रही कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इसकी जो त्रिज्या है ना, वो है 28 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में बोला हुआ है। इसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोला? आंतरित करती है लघु वृत्ताखंड, माइनर सेगमेंट। भाई कभी भी ध्यान रखना, अगर मान लो ये एक वृत्त है तो इसमें ये वाला छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट होगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मेजर सेगमेंट होगा, वो होगा मेजर सेगमेंट। भाई ये है माइनर और ये है मेजर वाला, बड़ा वाला ये छोटा वाला। उसने बोला माइनर सेगमेंट मतलब ये नीचे वाला हिस्सा ज्ञात करना है। भाई ये नीचे वाला हिस्सा अगर ज्ञात करना है तो एक बात सीधी बताओ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ होगा, देखो ना, इसको नोट कर लेना, मिटा देता हूं। देखो ना, देखो करना क्या है सर, अगर माइनर सेगमेंट पूछा है ना तो हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि ये जो वाला हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा निकाल लेता हूं, ये वाला पूरा हिस्सा निकाल लेता हूं। उसमें से जो त्रिभुज है ना, ये माइनस कर देता हूं, तो माइनर सेगमेंट जो है वो आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ये वाला हिस्सा अगर निकालना है तो इस वाले हिस्से में से त्रिभुज माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो बस सीधी बात है। ठीक है सर, ये पूरा वाला हिस्सा कितना होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है ना, इस पूरे हिस्से के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 1/2 लंब है ना, और आधार, तो वही लंब है वही आधार, 28 × 28। यहाँ पे आप आर स्क्वायर की जगह 28 × 28 लिख सकते हो भाई। चलो ठीक है, अगले उसमें लिख लेंगे। थीटा की जगह कितना है? 90/360 है ना, पाई 22/7 इंटू में 28 की घात 2 माइनस का 1/2 28 की घात 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे? कैलकुलेट कर दो भाई। 9 × 36, 4 बार कट गया, यहाँ पे 28 की घात 2, यहाँ पे 28 घात 2, तो 28 की पावर 2 कॉमन ले लो, जो कि होता है कितना है भाई? 784। ठीक है, कितना होगा? 784। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 से काट दो इसे, 2 से आप काट सकते हो भाई, 2 से काटोगे इसे। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से काटो 11 बार, और ये 2 दूनी 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक, ये पावर थी, अच्छा ये घात है ना। ठीक है, तो बस अब अगर आप देखो तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा है 11 बटे में
7 दूनी 14 माइनस का 1/2। बस जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे, 11 दूनी 22, 22 में से आप 14 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा ऊपर, 8 बच जाएगा। इसी को मैं आगे लेके आता हूं, 784 है ना, इंटू में ऊपर बचेगा 8 और नीचे कितना आएगा, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 से काट दो इसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 14। इसका अगर दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 224, 224 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरा करेक्ट आंसर। देखो मैंने किया क्या, इस पूरे वाले हिस्से में से, इस पूरे वाले वृत्तखंड में से इतना वाला ये त्रिभुज गायब कर दिया, तो ये माइनर सेगमेंट जो है ना, लघु चाप, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, लघु है ना, लघु वृत्तखंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड। पूरे वाले हिस्से में से ऊपर वाला त्रिभुज गायब कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्या इतना क्लियर हो पाया है, क्या इतना क्लियर हो पाया है। बढ़ जाए फिर आगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना भाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का ही तो हिस्सा है, इस पूरे वृत्त का ही तो हिस्सा है ये वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का हिस्सा। तो पाई आर स्क्वायर का कितना हिस्सा है, पाई आर स्क्वायर का पूरा हिस्सा नहीं है, 90 डिग्री हिस्सा है। 90 बटे 360, 360 में सिर्फ 90 है, और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया, जो कि होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या बोले लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार। ठीक है, ये हिस्सा हटा दिया तो पूरे में से त्रिभुज वाला हिस्सा हटा दिया तो ये वाला मिल जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा की इक्वेशन है भाई, एलजेब्रा का है ये, जहां पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान भी दिया हुआ है, बिल्कुल। और पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर आप इसे देखोगे तो आप खुद बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सेम बात है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ac। आप खुद बताइए, ए कितनी बार, सर ए 2 बार, बी कितनी बार, सर बी भी 2 बार। ठीक है, बी भी 2 बार और सी भी कितनी बार, 2 बार। सी भी कितनी बार मिलेगा, 2 बार। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को इस प्रकार से लिख सकते हो कि 2 बार ए स्क्वायर है, 2 बार ही बी स्क्वायर है और 2 बार ही सी स्क्वायर है। फिर आप बताओ यहाँ पे ए बी 2 बार, तो ए बी लिख दो। फिर क्या है, बीसी है, बीसी लिख दो। और क्या बचा फिर, प्लस का सी है। इस ही का तो मान पूछा है, मैंने 2 बाहर निकाल लिया, 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर, 2 बार ए बी, 2 बार बी सी, 2 बार सी। ठीक है, इसी का मान निकालना है सर, इसी का मान निकालना है, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई एक सीधी सी सिंपल बात है, आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2ab bc और ca, ab bc प्लस का ca। तो आप खुद बताइए यहाँ पे, क्या आपको a प्लस बी प्लस सी का मान आता है? हाँ सर आता है, इसका मान होता है 17। तो 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 289। बराबर पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आता है, हाँ ठीक है बिल्कुल आता है, इसका मान होता है 115। तो यहाँ पे लिखोगे आप 115। बराबर पे करोगे आप 2, सॉरी प्लस का आप करोगे 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप करोगे, प्लस क्या करोगे 2 ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। तो आप खुद बताओ, यहां से अगर आप 115 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 174 आ जाएगा। ठीक है, 174 आ जाएगा। बराबर पे 2 बार है ए बी बी सी सी ए, 2 बार है ए बी बी सी और का सी ए। ठीक है, तो आप खुद बताइए हमें काय का मान चाहिए? सर हमें मान चाहिए 2 बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, 2 बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, और 2 बार, देखो 2 लगा हुआ है ना, और 2 बार ही चाहिए ए बी बी सी सी ए का। तो आपको ये मान तो पता है, क्योंकि ए बी बी सी सी ए। देखो इसका आंसर पूछा है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये वाला हमें पूछा है, ये वाला क्या है, पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है, बिल्कुल। तो आपको बताओ ए बी बी सी सी ए का मान आता है? सर ए बी बी सी सी ए का मान आता है 215 है, सॉरी 115 है। कितना है, 115, 115 है ये वाला मान। ठीक है, और क्या आपको इसका मान आता है? बिल्कुल इसका मान आता है हमें। तो
तो आप बिल्कुल लिख सकते हो इसी इक्वेशन को इस प्रकार से कि 2 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 इंटू 115, और यहाँ पे प्लस का आपको a स्क्वायर ए बी बी सी सी ए 2 बार पता ही है, तो 2 बार ए बी बी सी सी ए का मान कितना 174, बस इनको जोड़ दो। इसका अगर गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा भाई 230, 230 में आप कितना जोड़ोगे 174 जोड़ोगे, जैसे आप इनको जोड़ोगे 0 और ये 4 आ जाएगा भाई, ये वाला आंसर मेरा। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा आंसर है 404। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पा रहा है आपको, ये समझ पाए हो? ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 प्लस साइन 15 माइनस कोस 75 प्लस कोस 15 का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लो साइन 75 है ना, ये साइन 75 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 90 माइनस थीटा। भाई प्रथम चतुर्थांश में आप है ना साइन को आप कोस में बदलो, या कोस को साइन में बदलो, या टेन को कोट में बदलो, या कोट को टेन में बदलो, या कोट को टेन में बदलो, सेक को कोसेक में बदलो, या कोसेक को सेक में बदलो। 90 माइनस थीटा, सारी चीजें धनात्मक होती है, सारी चीजें धनात्मक होती है, तो यहाँ पे कट जाएंगी, क्योंकि आप देखो ना साइन जैसे 75 है, ये साइन 75 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस का साइन कितना है 15 है, साइन 15 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना सेकंड वाले में, तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और आप खुद बताओ कोस 75 को, क्या कोस 75 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? साइन मान लो ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 25 साइन 15 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए, दोनों का योग 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दोनों का योग 90। तो कोस 75 है, 75 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो ये 90 नहीं हो जाएगा क्या? लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, कोस को, कोस 75 को आप लिख सकते हो 90 माइनस का 15, और कोस 90 माइनस 15 क्या होगा? साइन 15। तो साइन 15 आप बिल्कुल लिख सकते हो इसे, ठीक है। मान लो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, मैं लिख देता हूं क्या, कोस 90 माइनस 15, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 15 क्या होता है 75, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़ोगे, अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूं, आगे क्या लिख सकता हूं, कोस 15 को, है ना, प्लस का है कोस 15, तो मैं इस कोस 15 को लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 75, कोस 90 माइनस 75 लिख सकता हूं इस कोस 15 को, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 90 में से 75 घटाओगे तो 15 ही आएगा, और यहाँ पे अगर 90 में से 15 घटाए तो 75 ही आएगा। तो ठीक है भाई, सीधी बात, साइन 75 प्लस साइन 15, साइन 75 प्लस साइन 15 माइनस का कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 15, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कोस 90 माइनस 75 तो ये हो जाएगा साइन 75, कितना हो जाएगा साइन 75, बस घटा दो भाई, साइन 75 से साइन 75 कैंसिल, साइन 15 साइन 15 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ही क्या है, ए मेरा क्या है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या ये इतना क्लियर हुआ? ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से मोटरसाइकिल पर P और 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल पर Q एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और जब भी दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं ना तो चालें जुड़ती है, क्योंकि एक दूसरे की ओर अगर व्यक्ति आते हैं ना तो चालें जुड़ती है, ठीक है, क्योंकि दूरियां कम होती है ना भाई, तो चालें जुड़ती है। उनके यात्रा प्रारंभ करने पर यदि 48 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या थी? देखो दूरी पूछा है, हमें पता है कि अगर दूरी पूछा है तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। सर जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे ना तो चालें जुड़ेंगी, क्योंकि दूरियां कम होंगी, तो ठीक है चाल जुड़ेगी, चाल जोड़ दो भाई, चाल जोड़ दो, जैसे कि 50 है यहाँ पे और यहाँ पे कितनी है 25, इनको जोड़ दो। समय कितना है सर? समय है 48 मिनट का, सर 48 मिनट का समय है, जबकि यहाँ पे जो चाल है घंटे में है, चाल जो है घंटे में है, तो मिनट क्या कर रहा है भाई, किलोमीटर का लेना देना है घंटे से, तो यहाँ पे इस 48 मिनट को आप टाइम बदलोगे, इस 48 मिनट को आप घंटे में बदलोगे, इस 48 मिनट को आपने टाइम में बदल दिया, घंटे में बदल दिया, बस यहाँ पे दूरी मिल जाएगी, यहाँ पे क्या मिल जाएगी? दूरी।
इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 75। और यहाँ पे अगर आप करोगे भाई 12 चौका 48, 12 पंजे 60, तो 4/5 यहाँ पे कर दो। 5 से जैसे आप काटोगे 5 एकम 5, 5 25, 15 चौका 60। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या ये इतना क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ भाई? बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघाती समीकरण 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल कौन कौन से होंगे? देखो इसके मूल ज्ञात करने के लिए कहा है। ये 10th में भी इस प्रकार के क्वेश्चन थे भाई। आपको करना क्या होता है, यहां पे जो बेटा है ना और यहां पे जो है उनका सबसे पहले गुणा करो, तो कितना आएगा 6 दूनी 12। क्या आएगा 12। और उस 12 को आप ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 1 आए। क्या है, जोड़ने घटाने पे 1 आए। तो आप इसे नहीं तोड़ सकते, 4 तिया 12, 4 तिया 12, क्योंकि अगर मान लो मैं इनको घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। और उसने बोला है कि ये 2 है ना माइनस का चाहिए, ये 2 माइनस का चाहिए, तो इनमें से एक संख्या माइनस की रहेगी, इन दोनों में से एक संख्या माइनस की रहेगी। ठीक है, इतना भी क्लियर है। और यहाँ पे बोला कि जब आप जोड़ोगे या घटाओगे ना, तो ये जो संख्या आएगी ये माइनस की आनी चाहिए, बड़ी संख्या माइनस की आनी चाहिए भाई, बड़ी संख्या, तभी तो माइनस आएगा। क्योंकि अगर छोटी संख्या माइनस की होगी तो घटा दूंगा तो प्लस की संख्या आ जाएगी, जबकि यहाँ पे चाहिए माइनस, तो इस 4 को रखना पड़ेगा आपको माइनस। तो बस मूल मिल गए भाई, कौन कौन से, एक तो ये -4 और ये 3, एक -4 और ये 3। बस इनमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी संख्या होती है उससे भाग लगा दो, यहाँ पे जो संख्या होती है उससे क्या लगा दो, भाग लगा दो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्या माइनस की है उधर जाकर काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है, और ये जो प्लस की है उधर जाकर काय की हो जाती है, माइनस की हो जाती है। बस 6 का भाग लगा दो इनमें, यही हमारा आंसर है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पे अगर भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, तो 2/3 व माइनस का 1/2। इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर कौन सा, 2/3 और माइनस का 1/2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पा रहा है? क्या इतना क्लियर हो पाया? ठीक है ना? ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को बेचने के बाद 20% का लाभ होता है, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर। देखो कभी भी लाभ की गणना अगर विक्रय मूल्य पर होना, तो लाभ हो तो घटा दो और हानि हो तो जोड़ दो, हानि हो तो जोड़ दो। कभी भी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर होना तो लाभ हो तो घटा दो, हानि हो तो जोड़ दो। क्योंकि अगर लाभ की गणना क्रय मूल्य पर होती है हमेशा, जहां पे लाभ का मतलब जोड़ना होता है और हानि का मतलब घटाना होता है, बट विक्रय मूल्य पर अगर लाभ हो तो घटा दो और हानि हो तो जोड़ दो। तो आपको बताओ 20% का लाभ, 20% की वैल्यू 1/5। सर लाभ हो रहा क्या, काय पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, एसपी पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पे। ठीक है, विक्रय मूल्य पर अगर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर अगर लाभ हो रहा है तो घटा दो। तो अगर ये विक्रय मूल्य है तो 1 घटाने के बाद कौन मिलेगा, तो वो क्रय मूल्य मिलेगा। भाई अगर ये 5 एसपी है, सेलिंग प्राइस है, तो ये 4 क्या है, ये सीपी है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, सीधी बात है। तो उसने बोला वास्तविक लाभ, और ये जो वास्तविक लाभ है ना, ये तो क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य जितने में खरीदा, जितने में खरीदूंगा और कितने में बेचूंगा, उसी पे लाभ होता है वास्तविक लाभ। तो ठीक है, विक्रय मूल्य पे दिया था और वास्तविक लाभ पूछा है, तो वास्तविक लाभ 4 के ऊपर 1 का लाभ, क्योंकि 4 का सामान 5 में बेचा, तो 4 के ऊपर 1 का लाभ इंटू में करेंगे हम 100। जैसे आप 4 से काटो कितना आ जाएगा, 25%। 25% ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ जाते हैं फिर आगे। भाई बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बोल रहा है एक धनाभ की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है, इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो आप खुद देखो, आयतन, सर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आयतन, और आयतन का मान दिया है 480। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और कभी भी चीजें अनुपात में होना तो हमेशा एक वेरिएबल लेके चलती है। आप के मान सकते हो, पी मान सकते हो, जेड मान सकते हो, कुछ मान लो। तो ये है 3 के, है ना, 3 के इंटू अगर आप देखोगे तो क्या है 4 के, और इंटू में क्या है 5 के, बराबर पे अगर आप देखो तो इन सबका गुणा कितना है 480।
काटापीटी कर सकते हो आप, काटापीटी कर सकते हो भाई, ठीक है, 4 से काट सकते हो, या आप देखो 4 × 12, 12 × 5 = 60 है ना, 12 × 5 = 60, तो 6 × 8 = 48, 8 बार कटेगा। तो k कितनी बार है यहाँ पे, k 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो k की पावर 3 बराबर 8 है, तो k बराबर कितना है, 3 है। k बराबर 3 मिल गया। जैसे k बराबर 3 मिला, उसने बोला है सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे छोटी है 3, सबसे बड़ी है 5, तो 3 और 5 के बीच का अगर आप अंतर देखोगे तो वो अंतर आएगा कितने का, 2 का, और वो अंतर आएगा 2k का, तो 2k मतलब कि 2 × k का मान है 3, 3 दूनी 6, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यह फॉर्मूला नोट कर लेना भाई, है ना, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% का अगर आप मान देखो तो 1/4 होता है, 25% का मान 1/4 होता है। यहाँ पे बोला सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से एमआरपी जो है, कॉस्ट प्राइस से जो एमआरपी है वो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है मतलब 4 से 1 ज्यादा है। तो अगर ये 4 है तो ये 5 है, अगर ये 4 है तो ये 5 है, क्योंकि उसने बोला है 25% ज्यादा है। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचे, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत मतलब 5 से कितने कीमत पर, कितने कम परसेंट पे बेचे कि ना तो कोई लाभ हो और कोई हानि ना हो, मतलब ना तो लाभ होना है ना हानि होना है, इसके लिए इसे कितने % कम पे बेचे। तो देखो सीपी है 4, एमआरपी है 5, मतलब 4 का सामान 5 अंकित कर दिया, अंकित मतलब कि उस पे छाप दिया उस बोर्ड पे कितने का बेचना है, बट वो बोल रहा है ना लाभ चाहिए ना हानि। जब ना तो लाभ चाहिए ना हानि चाहिए तो जितने में लाया उतने में बेचना पड़ेगा। भाई जितने में लाया उतने में बेचना पड़ेगा ना पड़ेगा। तो आप खुद बताओ कितने की कमी करनी होगी, 1 की कमी, 1 की कमी करनी होगी, बट काय पे, अंकित मूल्य पे, क्योंकि उसने बोला ना अंकित मूल्य से कितने कम पर, तो इस 5 से 1 कम पर, 5 से 1 कम पर, 5 से 1 कम पर बेचना होगा। इनटू में क्या करोगे 100, क्योंकि आंसर पूछा है परसेंट में, तो 5 से काट दो कितनी बार, 20 बार, तो 20% इसका सही आंसर होगा, 20% कम पर बेचना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें, ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया है, 20% कम पर उसे बेचना होगा, तब जाके बोल रहा है ना तो लाभ होगा ना ही हानि, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। ए शुरू करके एकांतरित आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है, ए से शुरू करते हुए, मतलब काम की जो शुरुआत कर रहा है वो ए कर रहा है, और एकांतरित आधार पर, एकांतरित आधार का मतलब है कि पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, ठीक है। बोल रहा है ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस पैटर्न पर का पालन करते हैं, मतलब पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए कार्य छोड़ देता है, उसके बाद ये हुआ कि ए ने कार्य छोड़ दिया, और शेष काम बी ने कितने दिनों में पूरा करेगा, यही पूछा है भाई। शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, यही चीज पूछी उसने। तो आप एक बात बताओ, सर ए काम को 25 दिन में करता है और जो बी है इसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों के लिए कार्य समान है, तो एलसीएम ले लो आप। जैसे आप इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा भाई, 25, यहाँ पे 2 मिला, 25 दूनी 50, 150 आ जाएगा यहाँ पे, 25 छक्के 150, और 30 से काटो 5 बार, यह है समय, क्योंकि 25 दिन है ये और ये 30 दिन है, यह है समय, और ये कार्य मिला, तो यह क्या मिलेगी उनकी क्षमता, यह क्या मिलेगी उनकी क्षमता कि ए एक दिन में 6 काम करता है तो उसे 25 दिन लगेंगे, बी एक दिन में 5 काम करता है तो उसे 30 दिन लगेंगे कार्य को पूरा करने में, ठीक है ना। तो अब देखो हुआ क्या है, बोला है कि पहले आया, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं वो, पहले आया ए 6 काम करेगा, फिर आया बी 5 काम करेगा, दोनों मिला के 11 काम करेंगे, कितने दिन में, 2 दिन में, क्योंकि पहले आया ए, उसने बोला एकांतरित आधार पर, पहले ए, पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, टोटल काम होगा 11, ये 11 जो काम होगा ये होगा 2 दिन में। सर 11 काम होगा, 11 जो काम होगा वो होगा 2 दिन में, बट उसने बोला कि 5 दिन तक इसी पैटर्न का पालन करते हैं, कितने दिन तक, 5 दिन तक,
अगर 5 दिन तक इसी पैटर्न का पालन करते हैं, एकांतरित आधार पर कार्य कर रहे हैं और 5 दिनों तक, दोनों 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो आप खुद बताओ 5 दिनों तक अगर कार्य करेंगे तो अगले 2 दिन में फिर से 11 काम कर देंगे, अगले 2 दिन में फिर से काम कर देंगे, क्योंकि ए आया बी ने खत्म किया, फिर से ए आया बी ने खत्म कर दिया, 4 दिन पूरे हो चुके हैं। अब अगले दिन फिर से कौन आएगा? ए, और ए अगले दिन आएगा 1 दिन और 6 काम कर देगा। तो टोटल अगर आप देखो तो 5 दिन में कितना काम हुआ है? 11 दूनी 22 और 6 28 काम हुआ है। 28 काम हो गया। 28 काम अगर हो गया तो आप देखो कि बचा काम कितना है भाई। भाई बचा काम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 28 काम हुआ है अभी। तो अगर आप 28 घटा भी दो यहाँ पे तो 30 घटा दो भाई, 2 जोड़ दो, 122 काम बचा। तो 122 जो काम बचा है, 122 काम जो बचा है उसको करने कौन आ रहा है? उसको करने बी आ रहा है। उस 122 काम को बी आएगा 5 क्षमता के साथ करेगा। तो 122 काम को बी करेगा कितनी क्षमता के साथ? 5 क्षमता के साथ। तो भाग लगा दो, 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, 5 चौके 20 और 2/5। ठीक है, 2/5। तो आंसर क्या आएगा भाई इसका? 24 सही 2/5। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट आंसर है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़ते भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 8 पुरुष, P4 पुरुष कितने दिन में? 45 दिन में। 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। और 8 महिला उसी कार्य को मतलब दोनों कार्य क्या है? बराबर। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी कार्य को, मतलब दोनों काम समान है इसलिए बराबर लिखा मैंने। उसी कार्य को 8 महिलाएं कितने दिन में? 18 दिन में। महिला लिख दिया, एम फॉर महिला। कितने दिन में? 18 दिन में। जैसे आप काटापीटी करोगे तो यहाँ पे आप इनकी क्षमता निकाल सकते हो। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। जैसे यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो पुरुष का मान कितना मिलेगा? 2। तो पुरुष का मान आया 2 और महिला का मान कितना मिलेगा? भाई महिला का मान आ जाएगा 5, है ना। P4 पुरुष का मान आ गया 2 और महिला का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो उसने बोला है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को, किस कार्य को? वही कार्य। ये दोनों कार्य क्या है? आपस में बराबर। चाहे आप यहां से निकालो वही कार्य, चाहे यहां से निकालो। तो 8 इंटू पी का मान कितना? 2 इंटू 45। इसी कार्य को करवाना, इस कार्य को किससे करवाना? 5 पुरुष और 8 महिला से। तो सर इस कार्य को मैं करवाऊंगा 5 पुरुष 8 महिला से। तो 5 पुरुष भाई 5 पुरुष प्लस 8 महिला से करवाऊंगा इसे। बोला है कितने दिन में? तो मैंने मान लिया कुछ दिनों में, डी दिनों में। कितने दिनों में? डी दिनों में। जहां पर अगर आप देखो तो पी का मान है 2 और एम का मान कितना है? 5। तो बस ठीक है ना। 8 गुणा 2 गुणा 14 बराबर पे अगर आप देखो तो 5 दूनी 10 और 15 40। 15 40 और 10 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50। इंटू में कितना आ जाएगा? डी दिन। कितना आ जाएगा? डी दिन। बस काटापीटी कर दो, कैलकुलेशन कर लो भाई, है ना। 0 अगर आ गया ये, चलो ठीक है, ये 0 था ना। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो भाई इसे 5 से काट दो, मान लो 2 से काट दो, कितनी बार? 25 बार। इसे 2 से आप काट सकते हो, ठीक है। 14 हटेगी 112, तो 112/25 मेरा आंसर है। 112/25 या आगे और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? अच्छा ये 45 था है ना यहाँ पे भाई, ये 45 है ना, ये 14 कर दिया मैंने, ठीक है। इसे आप एक बार करेक्ट कर लोगे, देखो कहां गड़बड़ हो गई भाई। इसको आप करेक्शन कर लोगे। 45 ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 45 है ना, बस अब तो कट जाएगा भैया। अगर ये 45 है, यहाँ पे कितना है? 45। यहाँ पे 45 था तो आप काट सकते हो इसे। मान लो इसे 2 बार काटा आपने, 2 से 25 बार, फिर 50 25 और 5 नंबर कितना आ जाएगा? 45। बस भाई अब कुछ भी नहीं करना। 9 है 72, 72 बटे में कौन? 5। 72 बटे में 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 कम 5 5 20 2/5। 14 सही 2/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 सही 2/5 ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा करेक्ट। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। बढ़िया है आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर 1 है।
ठीक है। और यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे तो कुछ गलत दिया है, यहाँ पे क्या कोस, बिल्कुल कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी जो है 21 कैसे हो सकता है, कोस ए माइनस बी, भाई कोस ए माइनस बी का मान कर लेना आप 1/2, ठीक है। ये जो कोस ए माइनस बी है ना, इसका मान है 1/2, क्योंकि 21 तो बन ही नहीं पाएगा, सीधी बात है। तो आपको देखो साइन ए प्लस बी, तो अगर आप देखो साइन में एक किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, बिल्कुल। यहां पे अगर आप देखो तो कोस में 1/2 का का मान होता है, सर कोस में 1/2 मान होता है कोस 60 डिग्री का, तो बस साइन से साइन कैंसिल, यहां पे अगर आप देखो तो कोस से कोस कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर आया 90, और यहां पे आप देखोगे तो a माइनस बी बराबर पे आया 60, कितना आ जाएगा, बराबर पे 60 आ जाएगा, ठीक है। बस इसने काय का मान पूछा, a का मान, a का मान पूछा, a दोनों जगह पॉजिटिव है, जो भी संख्या पॉजिटिव है उसका मान निकालना है, तो जोड़ के आधा कर दो, तो जोड़ के आधा करोगे तो 90 प्लस का क्या करोगे 60, a बराबर 90 प्लस का 60 और उसका क्या कर दो आधा, तो कितना आ जाएगा 75, आंसर कितना आ जाएगा 75, 75। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा।